अच्छा, अब बलगम बनने के बॉडी के अंदर अगर ज़्यादा बलगम बन रहा है इस तरीके से, तो इसका कॉज़ ये हुआ कि ना एक तरह से सर्दी, बरूदत, कोल्डनेस। इंसान जितना सर्द रहेगा, जितनी एक्टिविटी कम करेगा, मतलब एक्टिविटी ज़्यादा करना है मतलब हरारत क्रिएट हो रहा है, और एक्टिविटी कम करना, ज़्यादा बैठे रहना, ज़्यादा सुस्त रहना, काम नहीं करना, तो उससे बॉडी के अंदर है ना बरूदत पैदा हो रही है, बरूदत से बलगम पैदा हो रहा है। और ये तो हो गया है कि फ़ाइली सबब जिसकी वजह से बरूदत पैदा हो रही है और उससे बलगम पैदा हो रहा है। अब ये एक मादी सबब इसके अंदर ये रहेगा, शरीर के अंदर बलगम ज़्यादा बढ़ने का मादी सबब ये रहेगा कि जो फूड इंटेक करते हैं। अब जो भी फूड इंटेक किया है उसके अंदर अगर उस फूड के अंदर बलगमियत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है, सबको पता है कि आप, बुकरात ने कहा है कि यू आर व्हाट यू ईट, आप वो हो जो आप खाते हो। तो अगर आप जिस ऐसी ग़िज़ा खा रहे हो जिसके अंदर बलगमियत बहुत ज़्यादा है, तो आपके शरीर में जाने के बाद में वो बलगमियत तो बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। जब भी कोई इलाज भी जिद भी इसी तरह से होता है, जब शरीर के अंदर कोई चीज़ जैसे हरारत अगर नुकसान पहुंचा रही है, तो ऐसी अद्विया दी जाती है, ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिनका मिजाज सर्द हो। इलाज भी जिद इसी को कहते हैं। तो आप इलाज बिल ग़िज़ा भी होता है, उसके बाद इलाज बिल दवा होता है, इलाज भी जियद होता है, रेजिमेंटल थेरेपी भी होती है फिर बाद में। लेकिन सबसे पहले तो इलाज बिल ग़िज़ा है ना, बिकॉज़ परहेज़ के बगैर कोई इलाज आप कर ही नहीं सकते हो। मतलब आप अगर चाहो कि कोई चीज़ को अगर आप जड़ से ख़त्म करना चाहते हो, कोई बीमारी को, तो आपको परहेज़ करवाना पड़ेगा पेशेंट को। परहेज़ इन द सेंस, एक तो ये हो गया मादी सबब परहेज़ का, जिसमें आपको ऐसी ग़िज़ाएँ आपको बंद करानी है जिनके अंदर बलगमियत ज़्यादा हो। और दूसरा फ़ाइली सबब भी आपको ठीक करना पड़ेगा। फ़ाइली सबब ये है कि पेशेंट है ना काउच पोटैटो की तरह होता है, बैठा होता है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता है, आलसी होता है, मेहनत के काम पसंद नहीं होते। तो इसमें परहेज़ ये करवाना पड़ेगा कि आपको उसको एक्टिविटी करवाना पड़ेगी, सारा काम इसके अपोजिट कराना पड़ेगा। एक्टिविटी कराना पड़ेगी, उसको घुमाना पड़ेगा, बोला थोड़ा वॉकिंग करो, साइकिलिंग करो, थोड़ा मूवमेंट करो, तो उससे बॉडी के अंदर एक है ना इन्नेट हीट पैदा होगी, नेचुरल हरारत पैदा होगी बॉडी के अंदर। तो वो हरारत जब पैदा होगी ना, तो जो शरीर के अंदर जो बरूदत की वजह से जो बलगम क्रिएट हुआ इतना बड़ा है, उस बलगम को वो हरारत पिघलाएगी एक तरह से। उसकी हरारत से जाहिर सी बात है, कोई भी पानी होगा, अगर पानी को आप आग पे रखोगे तो हरारत से वो पानी उड़ेगा। और आग अगर कंटिन्यू रहेगी, मतलब एक्टिविटी, आग से मतलब एक्टिविटी, मूवमेंट, अगर वो कंटिन्यू रहेगा तो वो जो रतूबत जो है ना वो ख़त्म होती जाएगी, उड़ते उड़ते उसके बुखारात बनेंगे, उससे वेपर होगा, उसके अंदर से निकलते जाएगा, वो कम होती जाएगी। फिर जब आपको लगे कि इतना ठीक है बलगम, इसकी मतलब ज़्यादा अगर इसको दुबला कर देंगे तो फिर पेशेंट है ना वीकनेस आ जाएगी, पेशेंट के अंदर बहुत लागिर हो जाएगा। तो वहाँ पर आप रोक दो, आपका जो भी आप इलाज भी जिद कर रहे थे तो उसको रोक दीजिए आप। उसके बाद में फिर पेशेंट को कहिए कि इसको मेंटेन रखें बस आप। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा है ना, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कुछ लोगों को, बट अगर आप ये दिन भर आप इसमें रहेंगे, यूनानी सीखेंगे ना, रोज़ सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे आप यूनानी के बारे में, तो आपको ये बहुत फेमिलियर लगेगा। अभी आपसे मैं, अगर जो लोग एलोपैथी करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, तो नॉलेज होना चाहिए सब चीज़ का, आप करना चाहिए, बट यूनानी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो यूनानी और एलोपैथी में फ़र्क ये है कि आप एलोपैथी करते हैं उससे आप फेमिलियर हैं, यूनानी भी करते हैं आप, बट यूनानी के बारे में आप सोचिए आप क्या कर रहे हैं, आप काम कम कर रहे हैं यूनानी के ऊपर, आप एलोपैथी पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। यूनानी पे काम इस तरीके से करें, आप थोड़ा यूनानी के बारे में नॉलेज गेन करें, जो किताब है वो पढ़ सकते हैं आप। दूसरी बात, बहुत सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप चाहें तो वो सुन सकते हैं, बड़े बड़े हकीम हमारे हैं, उनके लेक्चर्स हैं। तो यूनानी पे आप काम करें, बस सीखें, समझें, तो ये चीज़ें धीरे धीरे करके फेमिलियर हो जाएगी आपको।